नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यू विजन आईसीएस यूट्यूब चैनल पर करेंट अफेयर। प्रातःकाल रोज 7 बजे आपके चैनल पर मैं रोज दिख जाता हूँ एक नया करेंट अफेयर लेकर के। आज की करंट अफेयर का सुर्खियां है, उस सुर्खियां है केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। हाँ बिल्कुल, केंद्र में नौकरी करने वाले, केंद्र में या संघीय व्यवस्था में नौकरी करने वाले उन सारे कर्मचारियों को महंगाई जो भत्ता मिलता है उसे बढ़ा दिया गया। हालांकि वर्तमान समय में 42% इसका भत्ता है, लेकिन अभी 4% बढ़ा करके 46% कर दिया गया, मतलब 40% कर दिया गया। ये बड़ा सुनहरा मौका है। हालांकि सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए, या कह लीजिए दीपावली का, या कह लीजिए दशहरे के त्योहार पे, या दशहरे के शुभ अवसर पर अपने कर्मचारियों को खुश करने का काम किया। यह रहा सुर्खियों में। आइए हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ कर प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न आपसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है स्लाइड पे। न्यूनतम सामर्थ्य, हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024 में रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं का मूल्य कितने रुपये की बढ़त होती है। याद करिए, अभी इसके बारे में लोग बात करेंगे, लेकिन जो प्रश्न आया हुआ है वो पहला क्वेश्चन है आपका एमएसपी पे। एमएसपी क्या है? तो एमएसपी का वही मतलब है न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, जिसे कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है, ये कब आया भारत में, तो हम बिल्कुल बात करेंगे कि इसका आने का जो समय है हरित क्रांति के समय आया। और हरित क्रांति भारत में आप तो जानते हैं कि 1960 से 1966 के समय में भारत में हरित क्रांति लाया गया था एमएस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में लाया गया था। हालांकि हम लोग सारे लोगों पे बात करेंगे, एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति की जनक कहे जाते हैं। अगर विश्व स्तर की बात करेंगे हम उसकी भी बात करेंगे, बिल्कुल सारी बातें हम लोग बात करेंगे। और एक क्वेश्चन को देखा जाए कि क्या है कि न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य 2024 में रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं का मूल्य कितने रुपए की बढ़त है। तो आंसर में आपको दिया है 100 रुपया, 450, 200 और 150 रुपया। तो आंसर आपका होगा डी का 150 रुपया जो बढ़त किया गया। हालांकि जो 450 रुपया है, यह 450 रुपया है वह मूंग के लिए किया गया। किसके लिए किया गया है? मूंग के लिए। एक बात आपको समझ में और आना चाहिए मेरे समझ से कि 2024 का यहाँ पे नाम लिखा हुआ। हाँ बिल्कुल, जैसे कि फसल तो 2013 में बोई जाएगी, नवंबर और दिसंबर में बोई जाएगी, लेकिन जो काटने का काम है 2024 में काटी जाएगी। और याद करिएगा, एमएसपी जब भी अपना रेट निर्धारित करता है वो फसल बोने के पहले ही करता है। अब ये कौन सा चल रहा है फसल, हम लोग कहेंगे जो अभी तो जो खरीफ की फसल है ये काटी जाएगी और काटी जा रही है, और रबी की जो फसल है उसे दिसंबर में बोई जाएगी। हालांकि नवंबर में बोई जाती है, दिसंबर के मध्य दिसंबर तक का समापन होता है। तो ये सही है, जो बोई जाती है वो काटी जाएगी चल करके 2024 में। तो एमएसपी का मतलब यह है कि फसल बोने से पहले उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाए, ताकि किसान उस फसल को बोने में सक्षम रहे, ताकि उसको लगे कि सरकार अगर हमसे अनाज खरीदती है तो किस रेट में खरीदेगी, वो रेट पहले दिया जाता है। यही कारण है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि जो गेहूं का मूल्य है, अगर इसे बढ़ा दिया गया 150 रुपया जब बढ़ जाएगा तो 2275 रुपया इसका हो जाएगा प्रति कुंतल के हिसाब से, या कह सकते हैं कि 22 रुपया 75 पैसा प्रति किलो के हिसाब से गेहूं बिकने वाला है। कब? अभी अगले सत्र में, यानी कि 2024 में जो बिकेगा वो इतने, और सरकार भी इसे लेगी। सरकार जो इतने भी लेगी, अब प्राइवेट लोग कितने में बेचेंगे इसको मुझे पता नहीं। बहरहाल तो आइए, इसका आंसर क्या रहा? 124 है। इसका 150 रुपया बढ़ाया गया है। टोटल बढ़ाने के बाद इसका देखेंगे। आइए देखिए, रबी की फसल में गेहूं का मूल्य 150 रुपये की बढ़ोतरी किया गया, ठीक है ना। और एमएसपी मिनिमम प्राइस सपोर्ट, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य इसका हुआ। और कहा गया है कि एमएसपी हरित क्रांति के दौरान लाया गया, जो हमने आपको बताया। एमएसपी की घोषणा 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किया गया। और भारत में हरित क्रांति के जनक
एम एस स्वामीनाथन है, हालांकि ये है आपके एम एस स्वामीनाथन, हालांकि इनका अभी हाल ही में 24 सितंबर 2023 की मृत्यु हो गई है, ये स्वर्गवास हो गए थे। इनकी उम्र 95 वर्ष थी। कितना वर्ष था? तो आप कहेंगे कि इनकी उम्र जो थी 95 वर्ष के होने के बाद इनकी डेथ हुई, इनका निधन हो गया। और ठीक है ना, तो यह है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगली कुछ बातें और है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना, विश्व हरित क्रांति के जनक अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हालांकि इसे ही कहा जाता है विश्व के हरित क्रांति के जनक। ये रहे इनका पिक्चर, तस्वीर इनके है आपके सामने, ठीक, आप ये देख सकते हैं। अब ये लोग नहीं रहे, बहरहाल इन्होंने जो भी काम किया बहुत ही देश के लिए सराहनीय काम किया। सरकार एमएसपी, लिखा है कि सरकार एमएसपी में 2% से 7% की वृद्धि की। आप कहेंगे 2% और 7% का मतलब है, जैसे मैं आपसे बात कहूँ कि एमएसपी में 6 फसलों का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। 6 फसलों का भैया, तो 6 फसलों का निर्धारित किया गया है। जैसे कहेंगे मसूर की, क्या नाम है, गेहूं की, मसूर का, सरसों का और चना का और कुसुम तथा जौ का, ये 6 फसलों का मूल्य निर्धारित किया गया है। तो हालांकि देखा गया तो सबसे ज्यादा जो गेहूं की बात है, क्योंकि गेहूं ज्यादा बिकने वाला है, ज्यादा खरीद होने वाली है, इसलिए इसको पहले नंबर पे देखा गया। हालांकि ये 2% पे बढ़ा हुआ है। अब मैंने बताया ना कि अगर 150 रुपया बढ़ गया तो इसका टोटल जो मूल्य हो जाएगा वह 2275 रुपया हो जाएगा। यानी कि 2275 रुपया में सरकार खरीदेगी। कौन खरीदेगी? सरकार खरीदेगी किसानों से। जो सीमांत किसान है, जो बड़े किसान है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए। अब मसूर की दाल में 450 रुपया की बढ़त कर दिया गया। सब यही कहते हैं कि 7% में जाएगा। क्या प्रतिशत में जाएगा? यह 7% में जाएगा। हालांकि यह कै प्रतिशत में जाएगा? तो यह 2% की बढ़त में जाएगा, 2% की बढ़त में जाएगा। और मसूर की दाल कै प्रतिशत में? तो कहेंगे कि 7% की बढ़त में जा रहा है। वहीं पे सरसों के लिए क्या कर रहा है कि 203 रुपया, हालांकि मिस्टेक हो गया थोड़ा सा टाइपिंग में, थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको 203 रुपया की बढ़त किया गया। और चना में 105 रुपया का, ठीक है। और कुसुम में दिया गया है, कुसुम में अगर बात करेंगे तो कुसुम में दिया गया है 106 रुपया। और जौ की फसलों में 115 रुपया की बढ़त की गई है। अब यह है कि आप 6 फसलों में से जो भी फसल बोएंगे, सरकार इसी रेट पे क्या करेगी? खरीदेगी, इसी रेट पे खरीदेगी। दूसरा क्वेश्चन है, एमएसपी ने रबी की फसल 2024 के लिए कितने फसलों को लिया गया है? तो हमने आपको मौखिक रूप से बताया भी था, लेकिन विकल्प में दिया है 6 फसलों को, 10 फसलों को, 5 फसलों को और 18 फसलों को। इसका आंसर क्या होगा? आपको कहेंगे 6 फसलों को। 6 फसल की जैसे ही नाम आप लेंगे, 6 फसलों की जैसे ही नाम लेंगे, तो पहली फसल का नाम है गेहूं, सरसों, मसूर, चना, कुसुम और जौ की फसलों को लिया गया है। और जौ की फसलों को लिया गया है। कुल मिलाकर के 6 विषय, 6 आपके फसलों को लिया गया था। सरकार एमएसपी में रबी की फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा मसूर की फसल के लिए क्या 425 रुपया मूल्य निर्धारित किया था। आप कहेंगे सर पहले पढ़ाए 450, फिर आप 400, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा बात यह है कि इसमें केवल 25 रुपया का जो बढ़त हुई है, तो ये दोनों बढ़त मिला करके 425 हो जाता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ड्रग्स एवं वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है? ऐप जो आप मोबाइल में क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ऐप लॉन्च करते हैं, इसके लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, नागालैंड पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस। तो आपका आंसर मिलता है नागालैंड पुलिस। हालांकि नागालैंड की राजधानी है कोहिमा है। और यह 7 सिस्टर यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में से गिने जाते हैं। ये क्या है? ड्रग्स का मतलब समझते हैं कि वह दवा बनाने के काम में आती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसे नशा के लिए यूज करने लगे हैं। किसके लिए? नशा के लिए यूज करने लगे हैं, इसलिए इस पे आरोप लगाया गया, इस पे रोक लगा दिया गया, ठीक है ना। ऐसी बात है कि आप जानते हैं कि ड्रग्स का जो उत्पादन होता है वो किससे होता है? तो ड्रग्स का उत्पादन अफीम से होता है। और हालांकि देखा जाए कि मालवा के क्षेत्र पे अफीम की जो खेती की जा रही थी, अब उस पर बैन लगा दिया गया। बल्कि अगर खेती की भी जाएगी तो ऊपर से जो कि हरे पर्दे लगा करके आप कह सकते हैं कि
उसको जाल लगा करके उसका उत्पादन किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अफीम की खेती कहेंगे तो बलिया जिला में की जाती है। और वहाँ पे जो मालवा के क्षेत्र पे किया जाता था, वहाँ पे दरअसल ये बातें थी कि चिड़िया जाकर के उस पत्तियों को खाती थी और वो नशे में मग्न हो जाती थी, और जब उस चिड़ियों को नहीं मिलता था तो वो अपना ये कि सर को पटक पटक करके अपनी जान दिया कर देती थी। इसलिए उसे क्या कर दिया, बैन लगा दिया गया है उस पर। बल्कि आप उस फसल को करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, और परमिशन लेने के बाद उसके ऊपर जो है आप लगा करके जाल वगैरह लगा करके इस फसल का उत्पादन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी जो प्रक्रिया है थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया है, हालांकि पक्षियों को मरने से बचाने के लिए ऐसा कुछ किया गया है। ठीक है, आइए आगे कुछ देखा जाए क्वेश्चन, आगे कुछ क्वेश्चन देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस ऐप का नाम मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स एंड एक्सटॉर्शन का नाम रखा गया है। हालांकि यह मेड ऑफ नागालैंड के नाम से जाना जाता है, और नागालैंड की राजधानी मैंने बताया कि कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी हमने बताया कि आपकी कोहिमा है। आइए नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया था? हाँ, उसी पे हम लोगों ने थंबनेल लगाए थे पहला, हम आपको पढ़ा रहे हैं पांचवा, कोई बात नहीं। तो आइए समझिए इसके बारे में। दरअसल बात है कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि समझिए बहुत आसान भाषा में कि जितना इस वक्त महंगाई चल रही है, इस महंगाई को देखते हुए गवर्नमेंट उनके पेमेंट में अधिक पैसा भेजेगी। अब कितना भेजेगी? अधिक पैसा भेजेगी, ताकि जोड़ करके कि आप महंगाई हो रही है इसलिए आपके ऊपर तकलीफ ना हो, दुख ना हो, आपको हम सिर्फ आपके पेमेंट में ज्यादा पैसा दे रहे हैं। और साथ साथ में सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि इस जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, जो केंद्र सरकार से जो रिटायर हो चुके हैं, उस रिटायरमेंट को जो पेंशन भोगी हैं उनको उनके पेंशन में भी क्या इजाफा कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो। और इन दोनों को क्या मिलेगा? वेतन भत्ता मिलेगा। इसे कहते हैं क्या कहते हैं? महंगाई भत्ता मिलेगा। और महंगाई भत्ता लाने का एक ही कारण चुनाव का रीजन है, चुनाव का कारण है, ये सारी चीजें बातें। लेकिन कुछ भी हो, चुनाव हो कुछ भी हो, लेकिन जनता का फायदा हो रहा है, जनता का फायदा होना चाहिए, यही होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। दरअसल बात की पिछली बार जनता बीजेपी से जनता कौन मतलब जो कर्मचारी लोग थे वो नाराज थे, अब की बार कर्मचारी लोग खुश रहेंगे और आगे परिणाम जो भी होगा आपके सामने होगा। तो ये है आपको। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितने प्रतिशत रखा है? हम बिल्कुल कहेंगे कि क्या प्रतिशत कर दिया गया, तो 4% कर दिया गया था। कितना कर दिया गया है? 4% किया गया। अगर प्रश्न बनता है कि वर्तमान समय में, लिखिए वर्तमान समय में महंगाई भत्ता कितना है? महंगाई भत्ता कितना? देखिए अगर अभी लागू नहीं होता तो महंगाई भत्ता कितना, तो कहेंगे कि 42% इस वक्त महंगाई भत्ता है। लेकिन याद करिएगा अब ये 4% जब जुड़ेगा जब तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 46% हो जाएगा। कितना परसेंट होगा? मतलब 46% ये बढ़ करके हो जाएगा। लेकिन बात समझिएगा, लेकिन प्रश्न बनता ये भी बनेगा कि यह महंगाई भत्ता जो 4% बढ़ा हुआ है ये कब लागू होगा, कब से कार्यान्वित किया जाएगा, कब से लागू होगा? तो हम कहेंगे कि 1 जुलाई, क्या तारीख को कहेंगे? 1 जुलाई सन 2023 से क्या होगा? लागू होगा। ध्यान दीजिएगा मित्र, कितना होगा? 2023 से लागू, 1 जुलाई से। तो अभी तो हम अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर पे तो चलेगा, लेकिन उसकी जो पीछे जो हमारा जुलाई निकला हुआ है, उस जुलाई से आपको वेतन भत्ता मिलेगा, जोड़ के पैसा मिलेगा, चिंता मत। तभी का खुशखबरी है, किसके लिए? कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आपके भी खुशखबरी होगी जब आप जॉब पाएंगे तब। ठीक है ना? लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना? लगातार बने रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि यह भत्ता 1 जुलाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। इसकी जानकारी सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। इसकी जानकारी किसने दिया? तो सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। अनुराग ठाकुर
सूचना मंत्री, केंद्रीय मंत्री या कह सकते कैबिनेट मंत्री के कैबिनेट मंत्री में एक मंत्री का पद है, उनके पास जो है का सूचना मंत्री है। भारतीय केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को भत्ता देने से भारत के राज्य कोष में, एक बात ये भी है कि अगर इतना पैसा खर्च किया जाएगा तो भारत के राजकोष में कितने का घाटा आएगा, तो कहा जाए कि भारत के राजकोष में 12,08,000 नहीं, हाँ 1,12,857 करोड़ रुपया का 12,857 करोड़ रुपया का जो है कि घाटा होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि कर्मचारियों को जब पैसा मिलेगा तो घाटा तो होगा ना राजकोष का। राजकोष क्या याद करेगा, भारत में राजकोष का नाम किसने रखा, तो कहेंगे पी चिदम्बरम ने रखा। कब रखा, तो कहेंगे 2007 में पी चिदम्बरम ने कहा कि कहाँ पे घाटा आता है, तो उन्होंने एक नाम दिया राजकोषीय घाटा। जब बजट हम पढ़ते हैं ना तो उसमें लिखा होता है राजकोषीय घाटा। जब हम आपको कभी बजट पढ़ाएंगे, कभी नहीं, हम जब बजट पढ़ाएंगे तो आपको सारी बातें बताएंगे कि राजकोषीय घाटा का नाम इसीलिए तो क्या है कि पी चिदम्बरम ने दिया, और अभी मैं बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का क्या हो गया, निधन हो गया। उनका संबंध क्या है, तो कहेंगे पीली क्रांति से, रजत क्रांति से, श्वेत क्रांति से या हरित क्रांति से। आप लोग बताएं कि किस क्रांति से इनका संबंध है, किस क्रांति से इनका संबंध है, तो आंसर हमारा होगा हरित क्रांति से। हरित क्रांति से इन्होंने पहली बार भारत में पहली बार 1960 के दशक में मैक्सिको गए थे, जहां उत्तरी अमेरिका का इलाका है और संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे का एक क्षेत्र जगह है, और वहीं से शुरू होती है कहानी। वहां से जा करके नॉर्मल बोलनांग से बीज लाए थे, सीड लाए थे, और भारत में पंजाब के इलाका में बोया गया, और बोने के बाद भारत में पेट भरा गया, मतलब इतने ज्यादा उपज हो गया, और जो अधिक उपज होने के नाते से कहा गया था हरित क्रांति कहा गया था। इसलिए यहाँ पे बिखेरने का काम, अच्छा काम करने का जो काम था स्वामीनाथन हुआ था। हालांकि दुख की बात है कि 95 वर्ष की अवस्था में 24 सितंबर 2023 को इन्होंने स्वर्गवास चले गए, स्वर्ग को सिधार गए। ठीक, ये है हरित क्रांति। ठीक, और भी कुछ हरित क्रांतियों के बारे में या कुछ और भी क्रांतियों के बारे में यदि हम लोग जान लें, यदि हम लोग बात तो जाने। एक बात मैं और आपसे बता दूं, थोड़ा सा इसमें डीपली बातें बता दूं आपको। हम देख रहे हैं कि हरित क्रांति की जैसे ही बात आती है, हरित क्रांति की जैसे ही हमारे सामने बातें आती है, हरित क्रांति आने की वजह से भारत में बहुत सारा काम हुआ। तो कहेंगे क्या क्या हुआ, तो कहेंगे सबसे पहली बात कि हरित क्रांति में आने से क्या हुआ, एफसीआई का गठन किया गया, बफर सिस्टम का गठन किया गया। क्या है बफर सिस्टम का विकास किया गया। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि एमएसपी, क्या नाम है, एमएसपी का भी क्या है कि विकास किया गया इसी हरित क्रांति के लाने की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि जनता का क्या हुआ था, जनता का पेट भरा गया। क्या भरा गया, जनता का पेट भरा गया दोस्त। क्या भरा गया, जनता का पेट भरा गया। कहते हैं कि जब ये सही तो सब सही, ये सही तो सब सही है ना। तो ये है आपके हरित क्रांति लाने का वजह। हरित क्रांति की बात किया जाएगा और हम लोग हरित क्रांति की बात करें तो 1960 ऐसा माना जाता है कि 1960 से ही मान लेते हैं हम लोग। क्या 1960 से 1966 की बात आती है, हरित क्रांति का दौर है। आइए कुछ और क्रांतियों के बारे में जाने और समझे कि कौन कौन हरित क्रांति और क्रांतियां हैं। तो देखिए आपके सामने, तो हरित क्रांति का मतलब क्या, खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि खाद्यान्नों में जो आप लोग खाने पीने का है उसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उसे क्या कहेंगे, क्रांति का क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है हरित क्रांति। उसे कहा जाता है क्रांति, ठीक है ना, क्रांति हो गई है। लेकिन ये हरित क्रांति मतलब खाद्यान्नों के उत्पादन में हो रहा है। एक बात, श्वेत क्रांति दूध पीलिया वाला, मतलब जो दूध पीते हैं ऐसे दूध पीने वाला जो है क्या नाम है, श्वेत क्रांति, वो दुग्ध से संबंधित है, याद करिए। नीली क्रांति किसे कहते, तो मत्स्य क्रांति। मत्स्य का मतलब है कि मछली पालन। आज देख रहे हैं कि आजकल
गढ़ई पोखरा में कुल जगह मछली बन रही है ना, मछली क्या है पाली जा रही है। तो मछली पालन का जो उत्पादन हो रहा है वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट क्या उस पर पैसा दे रही है, लोन दे रही है, खर्च कर रही है कि आप इसको इस व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, क्या करिए आगे बढ़ाइए। ये क्या है क्या आपको नीली क्रांति के अंतर्गत हमने मछली भी आपको दे दिया है, दिखा दिया है। उसके बाद भूरी क्रांति क्या है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन का मतलब क्या होता है, उर्वरक उत्पादन का मतलब वही उत्पादन का मतलब होता है कि अगर कृषि कार्य में ये काम नहीं होगा, कृषि कार्य में भी ये काम नहीं होगा तो हमारी जो कृषि का व्यवस्था वो आगे कैसे बढ़ेगी, ये समस्या हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगली पॉइंट है कि रजत क्रांति क्या है, रजत क्रांति किसे कहते हैं, तो रजत क्रांति सिर्फ अंडा से मतलब है, मुर्गी वाला अंडा, मुर्गी वाला अंडा, इसे कहते हैं रजत क्रांति, ठीक है ना। रजत क्रांति से संबंधित है। अगली बात पीली क्रांति का है तिलहन क्रांति। तिलहन का मतलब है कि सरसों का, सूरजमुखी का, तीसी का और भी बहुत सारे जो तेल के उत्पादन में फसलें बोई जाती है उनका विकास करने के लिए उनको आगे उनको क्या करना है, अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन किया गया है। उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि पीली क्रांति यानी कि तिलहन क्रांति की बात करते हैं। एक बात और है, एक कृष्ण क्रांति का है कि ठीक है ना, बायोडीजल उत्पादन क्या है, बायोडीजल उत्पादन। समझिए बात को, जो डीजल है ना उसको बायो के तरीके से कह सकते हैं कि उत्पादन करना, यानी कि प्राकृतिक तरीके से उत्पादन करना, ये क्या कहलाता है डीजल। हालांकि आप लोग जानते हैं कि गन्ने से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डीजल का उत्पादन कर सकते हैं, बट लेकिन गन्ने के उत्पादन करेंगे तो चीनी कम हो जाएगी, शुगर कम हो जाएगा, शराब नहीं बन पाएगा ज्यादा, क्योंकि जानते हैं शराब को क्या कहते हैं। जब हम लोगों ने भारत में इतिहास पढ़ते थे तो कहा जाता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो हीरा और मोती क्या है, जो मोती आपको जो हीरा है वो किससे संबंधित है, तो शुगर केन से संबंधित। शुगर केन क्या है, वाइन से संबंधित है, शराब से संबंधित है, मीठा तरीके की। जानते हैं जो जितना पुराना होता है उतना ही काम करता है, तो वहां से मतलब लिया गया। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, तो कृष्ण क्रांति क्या है कि बायोडीजल से उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस। टमाटर तो आप जानते हैं कि जितनी अधिक उत्पादन किया जाएगा वह सब्जियों के लिए होता है, बट लेकिन मांस का मतलब है, आप देख रहे होंगे कि मांस के उत्पादन के लिए आजकल बकरियों के पालन के लिए गवर्नमेंट क्या दे रही है, धन दे रही है। वहीं पे मुर्गा और मुर्गी पालने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, धन दे रही है, लोन दे रही है, ताकि आप क्या करिए, इसको पालन करिए और आपका जीविका आगे बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं इसे लाल क्रांति के नाम से जानते हैं, राइट। अगली क्रांति आपकी गुलाबी क्रांति क्या है, झींगा मछली उत्पादन। आप देखे होंगे झींगा वो भी मछली के अंतर्गत आती है, और झींगा का उत्पादन करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोत्साहन कर रही है, ठीक है। तो झींगा उत्पादन को क्या कहते हैं, गुलाबी क्रांति कहा जाता है, राइट। और बादामी क्रांति किसे कहते हैं, मसाला उत्पादन। जानते हैं कि भारत हमारा मसाला के लिए बड़ा विख्यात है। क्या है, हम लोग प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्य से लेकर के और आधुनिक काल में देखेंगे कि बहुत सारा जो भी कुछ हो रहा है वो मसालों से लेकर हो रहा है। और हमारे जैसे यूरोप के लोग जितने भी लोग आए थे, यूरोपीय लोगों कहीं ना कहीं मसाला के ढूंढते हुए भारत में चले आए थे, ठीक है ना, मसाला को ढूंढते हुए आए थे। तो मसाला की क्रांति तो लाना ही पड़ेगा ना हमें। तो क्या है कि बादामी क्रांति किस लिए होती, कहते हैं मसाला की क्रांति, राइट। और सुनहरी क्रांति कहते हैं फल उत्पादन में। फल का उत्पादन, चाहे कोई भी फल हो, उसका उत्पादन में बढ़ाना है हमें। और इस उत्पादन को कैसे क्या हम लोग सुनहरी, ठीक है ना, सुनहरी क्रांति कहा जाता है, राइट। तो अमृत क्रांति क्या है, कहते हैं अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। हाँ, आप लोगों ने पढ़े होंगे 2005, क्या होंगे 2005 में नदी जोड़ो योजना लगाई गई, और इस नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत क्या अमृत क्रांति लाई गई, ठीक है ना। ताकि अगर नदी से जोड़ दिया जाएगा तो भारत में क्या होगा कि बाढ़ कम आएगा, तो फसल नष्ट कम होगी, लोगों का घर नहीं जाने की गिरेगा। मतलब बाढ़ से ग्रसित से बचाने के लिए क्या किया गया था, तो अमृत क्रांति को लाई गई थी, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों थैंक यू, फिर मिलेंगे कल, जय हिंद।